हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 46 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जिन्वू को एक नोबल डीमन मिलती है जिसका नाम एसिल होता है। जिन्वू एसिल से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है, लेकिन आखिरी बात बताने के साथ ही वो बेहोश हो जाती है और जिन्वू को इस बारे में नहीं पता चलता कि आखिर डीमंस किसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो रहे हैं। एपिसोड की शुरुआत में जापान का सीन दिखाया जाता है। वो च्यूंटी जिसके पर निकल आए थे और वो जेजू आइलैंड से यहाँ पर आई थी, उसने बहुत सारे हंटर्स को मार दिया होता है, जबकि बहुत सारे हंटर्स उसके साथ फाइट कर रहे होते हैं। वहीं पर एक हंटर कह रहा होता है ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, जल्दी से यहाँ से निकलो। वो च्यूंटी आगे बढ़ती है और उसकी गर्दन काट देती है, जबकि नाइट हंटर्स भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं आज ये कैसे हो सकता है, ये मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसने सबसे पहले हमारे हीलर्स पर अटैक किया, उसके बाद हमारे सबसे वीक हंटर्स जैसे कि ई रैंक के हंटर्स हैं उन सबको मार डाला। ये सबसे पहले हमारे कमजोर हंटर्स को निशाना बना रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। वहीं एक गाड़ी के अंदर एक कैमरा लगा होता है जिसमें ये सारी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है और ये सारी फुटेज जापान से कोरिया में मिस्टर वूजिन के पास भेजी जाती है। मिस्टर वूजिन अपने सारे एम्प्लॉयज को इस बारे में बता रहे होते हैं। मिस्टर वूजिन कहते हैं आइलैंड पर जिस च्यूंटी ने हमला किया था कुछ हंटर्स की मदद से पूरा एक दिन लगा और उस च्यूंटी को मार दिया गया, लेकिन असल में ये च्यूंटी वहाँ पर नहीं थी। पहले ये एक छोटे से आइलैंड पर आई थी जहाँ पर इसने बहुत सारे लोगों को मार डाला और फिर वहाँ से उड़कर यहाँ तक आ गई। साथ ही मिस्टर वूजिन उनसे कहते हैं इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 4 ई रैंक के हंटर मारे गए, जबकि एक डी रैंक का और एक सी रैंक का हंटर मारा गया, लेकिन उस च्यूंटी को एक ए रैंक के हंटर ने मारा जो कि लेट आया था। और अगर सीधे और साफ अल्फाज में कहा जाए तो हमें एक च्यूंटी को मारने के लिए एक ए रैंक के हंटर की जरूरत है। साथ ही मिस्टर वूजिन उनसे कहते हैं इस एंट ने सिर्फ एक ही दिन में 294 लोगों को मार डाला और हंटर एसोसिएशन की तरफ से इस च्यूंटी को मारने के लिए 108 हंटर्स को भेजा गया था। वो सारे ऑफिसर्स आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जापान वालों के पास हंटर्स गिल्ड का बेहतरीन सिस्टम है, सबसे ज्यादा हंटर्स जापान में हैं। अगर जापान में सिर्फ एक च्यूंटी ने इतनी ज्यादा तबाही मचा दी तो क्या होगा अगर एक च्यूंटी यहाँ कोरिया में आ जाए। हमारे पास तो इतने ज्यादा हंटर्स भी नहीं है और बिल्कुल जापान की तरह ही हमारे पास भी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, लेकिन हम सारे आइलैंड्स को मॉनिटर नहीं कर सकते। मिस्टर गोगान ही उनसे कहते हैं जिस आइलैंड पर वो च्यूंटी पाई गई थी वो जेजू आइलैंड से 150 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब वो च्यूंटियां इतनी दूर उड़कर आ सकती हैं। अगर वो वहां तक पहुंच सकती हैं तो वो मोक्पो आइलैंड तक भी आ सकती हैं, और अगर वो वाकई में इतना ज्यादा उड़ सकती हैं तो वो उड़कर जिंडू आइलैंड भी जा सकती हैं या फिर वोंडू कंट्री भी जा सकती हैं। अब क्योंकि उनके पंख निकल आए हैं तो अब उनको च्यूंटी कहना ठीक नहीं होगा। साउथ कोरिया जापान के मुकाबले में बहुत ज्यादा छोटा है, हमारे पास इतने ज्यादा हंटर्स नहीं है। हम हर आइलैंड पर अपने हंटर्स को नहीं भेज सकते। अगर हम लो रैंक के हंटर्स को वहाँ पर भेजेंगे तो वो सिर्फ उन च्यूंटियों का खाना बन जाएंगे। चेयरमैन गानी कहते हैं अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो साउथ कोरिया की मदद कौन करेगा। यूनाइटेड नेशन ने तो पहले से मना कर दिया है क्योंकि उन्होंने पहली बार भी जेजू आइलैंड पर रेड में हिस्सा नहीं लिया था। वो अपने हंटर्स को हमारी मदद के लिए कभी नहीं भेजेंगे। जैसे उनकी मीटिंग खत्म होती है चेयरमैन जाने लगते हैं। उसी वक्त मिस्टर वूजिन आगे बढ़ते हैं और चेयरमैन से कहते हैं मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मिस्टर वूजिन आगे बढ़ते हैं और चेयरमैन के कान में कहते हैं मैंने मीटिंग के दौरान इस बारे में बात नहीं की, लेकिन कोई है जिसने हमारी मदद करने का फैसला किया है। उसने प्राइवेटली मुझे कॉल की थी। चेयरमैन गानी उसे कहते हैं ऐसा कौन सा बंदा है जो कि सीक्रेटली हमारी मदद करना चाहता है। मिस्टर वूजिन कहते हैं असल में डोंगसू ने मुझे कॉल की थी। उसने कहा कि वो हमारे साथ जेजू आइलैंड की रेड पर जाना चाहता है, वो हमारे साथ कोऑपरेट करेगा। हालांकि ये बात मुझे कुछ खास हजम नहीं हुई। मुझे लगता है कि वो सिर्फ जिन्वू की वजह से ये सब कुछ कर रहा है। मिस्टर वूजिन चेयरमैन से कहते हैं रेड गेट इंसिडेंट के दौरान व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर के साथ उसका झगड़ा हो गया था, इसी वजह से हमने उसको कंट्री में आने पर बैन लगा दिया है, इसलिए वो हमारे कोरिया में नहीं आ सकता। लेकिन साथ ही मिस्टर वूजिन चेयरमैन से कहते हैं सिर्फ डोंगसू ने ही नहीं कॉल की बल्कि एक और हंटर है जिसने प्राइवेटली मुझसे राब्ता किया है और वो आपसे मिलना चाहता है। और वो सिर्फ एक हंटर नहीं है बल्कि एक नेशन लेवल हंटर है और वो इस वक्त हमारे ऑफिस में है और आपसे मिलना चाहता है। नेक्स्ट सीन फिर से डीमन कासल का होता है। एसिल को होश आती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है और कहती है आखिर मैं ऐसे कैसे सो सकती हूँ। जिन्वू से कहता है तो फाइनली तुम उठ गई। साथ ही वो इशारा करते हुए कहता है मुझे लगता है कि बाकी के डीमंस तुम्हें ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं करते। ये सारे डीमंस तुम्हें मारने के लिए आए थे, इसलिए मैंने इन सबको मार डाला। ऐसे ये सुनकर हैरान हो जाती है और जिन्वू से कहती है क्या वाकई में जब मैं सो रही थी तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया और मेरी जान बचाई। वो जल्दी से जिन्वू के सामने झुक जाती है और उसे कहती है सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी ये सारे डीमंस के पास इंटेलिजेंट नहीं है, ये हम जैसे डीमंस को अपने जैसा नहीं समझते। जिन्वू एसल से पूछता है वो एंट्री पास कौन सी जगह पर है, तुम्हारा क्लैन कहाँ पर है। एसल जिन्वू को अपने साथ लेकर अपने कासल में चली जाती है। जिन्वू ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है एक डीमन कासल के अंदर भी एक कासल है। गेट पर खड़े हुए सिपाही से एसल पूछती है मेरे फादर कहाँ पर है। सिपाही एसल से कहता है वो इस वक्त थ्रोन रूम में है। एसल जिन्वू को थ्रोन रूम में ले जाती है जहाँ पर थ्रोन पर एसल के पिताजी बैठे होते हैं।
जबकि जिनवू उसको देखकर कहता है अगर मैं यहाँ पर फाइट करते हुए आता तो ये एक बॉस बैटल होनी थी और ये बॉस होता इसके साथ मेरी फाइट हो रही होती। एसिल अपने फादर से कहती है फादर मैं अपने साथ एक गेस्ट लेकर आई हूँ। एसिल के फादर उसे देखते ही चौंक जाते हैं और उसे कहते हैं तुम यहाँ पर किसको लेकर आ गई हो, तुम्हें नहीं दिखता इसने अपने शैडो में कितने ज्यादा सोल्जर्स छुपा रखे हैं। एसिल अपने फादर से कहती है ये हमारा गेस्ट है। फादर उसे कहती है ऐसा कौन सा गेस्ट होता है जो अपने साथ शैडो सोल्जर्स की आर्मी लेकर आता है। उसी वक्त सिपाही आकर जिनवू को घेर लेते हैं। जिनवू कहता है इसके फादर की नजर तो काफी ज्यादा तेज है। जिनवू एसिल के फादर से कहता है मैंने एसिल से वादा किया था कि मैं उसको सेफली यहाँ तक लेकर आऊंगा और वो बदले में मुझे एंट्री पास देगी और मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। एसिल के फादर जिनवू की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं कहीं यही वो बंदा तो नहीं जो कि अपने शैडो सोल्जर्स के साथ हमारे डीमंस को मार रहा है और डीमन कासल पर ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा है। यहाँ पर मौजूद सारे 20 क्लैंस में से हमारा डीमन क्लैन सबसे ज्यादा कमजोर है, हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसने तो वोल्कन और मीटस को भी हरा दिया है। फादर जिनवू से कहते हैं क्या तुम्हें सिर्फ एंट्री पास चाहिए? जिनवू उनसे कहता है नहीं मुझे एक और चीज भी चाहिए। साथ ही वो एसिल के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है मुझे एसिल भी चाहिए, लेकिन एसिल शर्माना शुरू कर देती है। जिनवू फादर से कहता है एसिल को पता है कि बाकी के एंट्री पासेस कहाँ पर हैं, इसलिए मुझे एसिल चाहिए, मैं इसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये बात सुनते ही एसिल के फादर भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे समझ आती है शायद वो एसिल को अपने साथ ले जाना चाहता है। जैसे ही जिनवू फादर को गुस्से में देखता है वो एसिल के कंधे से अपना हाथ हटा लेता है और कहता है मुझे लगता है शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। नेक्स्ट सीन में जिनवू खाने की टेबल पर बैठा होता है। एसिल और उसके फादर भी उसके साथ ही बैठी होती हैं। एसिल के फादर जिनवू से कहते हैं अच्छा तो तुम्हें हमारे पास से सिर्फ एंट्री पास और एक गाइड चाहिए। एसिल के फादर कहते हैं वैसे तो एक इंसान के साथ इस तरह की डील करने से मेरी प्राइड में कमी होगी, लेकिन जैसे कि मुझे पता है कि ये इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसके पास बहुत सारी शैडो आर्मी है, हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हार मानना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। जिनवू एसिल के फादर से कहता है मैं आपकी बेटी को जरा भी खतरे में नहीं डालूंगा, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। एसिल के फादर उसे कहते हैं चलो ठीक है। साथ ही वो अपने सर्वेंट्स कहते हैं एंट्री पास ले आओ और वो एंट्री पास ले आते हैं और वो जिनवू को दे देते हैं। जिनवू उसे खोलकर चेक करता है और कहता है ये तो वाकई में एक एंट्री पास है, क्या आपके बाद मुझे सारे क्लैंस के साथ फाइट करना होगी अपना एंट्री पास हासिल करने के लिए। जिनवू एंट्री पास लेकर खड़ा हो जाता है और एसिल से कहता है क्या अब हम लोग चलें? एसिल उसे कहती है हाँ चलते हैं। उसी वक्त जिनवू के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है एक डीमन तुम्हारी पार्टी में शामिल होना चाहता है और इसकी डिटेल्स उसे बताई जाती हैं कि अगर वो डीमन तुम्हारे साथ फाइट करता है तो तुम्हारे एक्सपीरियंस में से उसे भी एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। एंट्री पास की मदद से सिर्फ वही बंदा तुम्हारे साथ अगले फ्लोर पर जा सकता है जो तुम्हारी पार्टी का मेंबर है। जिनवू एसिल से कहता है अगर कोई फाइट होती है तो तुम्हें इसमें हिस्सा नहीं लेना, सिर्फ मैं ही फाइट करूंगा, तुम पीछे रहकर सिर्फ देखना। फिर वो दोनों एंट्री परमिट को इस्तेमाल करते हुए 81st फ्लोर पर चले जाते हैं। जिनवू एसिल से कहता है तुम अपने घोड़ा साथ लेकर नहीं आई। एसिल उसे कहती है तुम्हारी पार्टी की मेंबर सिर्फ मैं हूँ, मेरा घोड़ा तुम्हारे साथ नहीं जा पाएगा। जिनवू जैसे ही आगे बढ़ने लगता है एसिल अपना बैग उतारती है और कहती है मेरे पास कुछ है, मेरे फादर ने मुझे एक अल्कोहल की बोतल दी है, इस डीमन क्लैन के सरदार को ये बोतल बहुत ज्यादा पसंद है, अगर हम उसे ये देते हैं तो निगोशिएशन बहुत ही अच्छी रहेगी और हम उसे एंट्री पास ले सकते हैं, वो भी बिना फाइट के। जिनवू एसिल से पूछता है क्या इस क्लैन के साथ तुम्हारा ताल्लुक अच्छा है, क्या तुम्हारे दोनों क्लैंस के दरमियान दोस्ती है? एसिल उसे कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वैसे भी हमारा क्लैन बहुत ज्यादा वीक है, ये लोग हमें बहुत ज्यादा कमजोर समझते हैं। जिनवू से कहता है फिर तो ठीक हो गया, तुम यहीं पर रुको और इंतजार करो, मैं अभी जाता हूँ और वापस आता हूँ। जिनवू अपने डीमंस की आर्मी को लेकर उनके डीमन कासल की तरफ चला जाता है और फिर कुछ ही मिनटों के बाद वो गार्शी क्लैन को हरा देता है और उनसे एंट्री परमिट लेकर वापस आ जाता है। नेक्स्ट सीन हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग का होता है जहाँ पर चेयरमैन गन ही नेशन लेवल हंटर के सामने बैठे होते हैं। नेशन लेवल का हंटर उनसे कहता है वैसे तो मुझे कोरियन इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन तुम्हारी इंग्लिश से मुझे सुनकर लगता है तुमने कहा कि तुम्हारा एस रैंक का हंटर अवेलेबल नहीं है और तुम्हें पता भी नहीं कि वो कहाँ पर है। मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं वो लड़का बहुत ज्यादा तेज है, हमें नहीं पता चलता कि वो कहाँ चला जाता है, लेकिन हमारी मॉनिटरिंग डिवीजन ने उसके ऊपर नजर रखी हुई है, वो जैसे ही मिलेगा हमें पता चल जाएगा। नेशन लेवल का हंटर उनसे कहता है मैं तुम लोगों को भरोसा कैसे कर सकता हूँ। मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं अब हमारी एसोसिएशन वाले लोग इतने भी ज्यादा बेवकूफ नहीं जो एक नेशन लेवल हंटर के सामने झूठ बोलेंगे। नेशन लेवल का हंटर हंसते हुए कहता है तुम लोगों को मेरे सामने झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। वो उनसे कहता है मैंने सुना है कि हमारे डांगसू ने कुछ अर्सा पहले यहाँ पर आकर बहुत ही बुरा किया, उसने यहाँ पर मसला क्रिएट कर दिया था। वो क्योंकि खुद भी एक एस रैंक का हंटर है, इसलिए हम लोग उसे ज्यादा कुछ नहीं कहते क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एस रैंक की हंटर्स कानून से ऊपर है। चेयरमैन गन ही उसकी बात सुनकर कहते हैं ये डांगसू को हमारा कह रहा है, इसका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स वालों ने डांगसू को अपना मान लिया है, हालांकि वो एक साउथ कोरियन है।
नेशन लेवल का हंटर उनसे कहता है, हाँ ये बात ठीक है कि मैं यहाँ पर जिन्वू के लिए आया था, लेकिन अब क्योंकि जिन्वू का तुम लोगों को खुद भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है, इसके अलावा मेरा एक और भी काम है जो तुम लोगों को करना है। मैं चाहता हूँ कि डांगसू को साउथ कोरिया में वापस आने दिया जाए, उसके ऊपर जो बैन लगाया गया है उसको हटाया जाए। और मैंने सुना है कि तुम लोगों ने ये काम पहले से ही कर दिया है, तो इसका मतलब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं बचा। चेयरमैन गानी उसे कहते हैं, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, डांगसू साउथ कोरिया में आ सकता है। नेशन लेवल का हंटर खड़ा हो जाता है और चेयरमैन से हाथ मिलाते हुए कहता है, अगर मुझे कुछ और रिक्वेस्ट करना हुआ तो मैं तुम लोगों को कॉल करूंगा, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ। चेयरमैन उसके सामने खड़े होकर सोच रहे होते हैं, हालांकि मेरी अपनी बॉडी भी काफी ज्यादा है, लेकिन इस बंदे के सामने तो बिल्कुल एक बच्चा लग रहा हूँ। चेयरमैन गानी उससे कहते हैं, क्या तुम जेजू आइलैंड की रेड में हिस्सा लेना चाहोगे? नेशन लेवल का हंटर उनसे कहता है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं इस रेड में हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन साथ ही जाते हुए वो इनसे ये भी कह जाता है, अगर तुम लोग मुझे हायर करना चाहते हो तो फिर मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। और साथ ही वो नेशन लेवल का हंटर हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 46 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।